करें स्टार्ट? रेडी ऑल? चलेगा। सो आज की डिजीज लिखो, अल्जाइमर्स डिजीज। एल्जाइमर्स डिजीज, ये एल्जाइमर्स डिजीज होती कौन सी है? तो सबसे पहला पॉइंट आता है, ये हमारे ब्रेन के अंदर सीएनएस की प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम है? सीएनएस की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब सीएनएस मतलब क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कौन सा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर डीजनरेशन देखने को मिलता है। क्या? डीजनरेशन। देखो, एक तो होता है रीजनरेशन, जिसका मतलब होता है वापस निर्माण होना। एक होता है डीजनरेशन, जिसके अंदर जो निर्माण हो चुका है उसका वापस डिस्ट्रक्ट होना, ठीक है ना। सो यहां पर जो एल्जाइमर्स डिजीज है, ये उदाहरण है। किसका उदाहरण है? डीजनरेशन का मतलब जो नर्व होती है यहां पर क्या देखने को मिलेगी? प्रोग्रेसिवली डैमेज देखने को मिलेगी, ठीक है ना। डीजनरेशन का मतलब क्या होगा? प्रोग्रेसिवली डैमेज ब्रेन सेल्स। अच्छा, अब इतना सा देखकर आपको क्या लगता है, ये कौन सी कंडीशन है? एक्यूट है या क्रोनिक है? जल्दी से बताओ। इतना सा पढ़ने के बाद आप इसको कैसी कंडीशन समझेंगे? एक्यूट या क्रोनिक? बहुत बढ़िया। जनरली ये होती है क्रोनिक कंडीशन। इसका नेचर अगर पूछ लिया जाए तो नेचर कौन सा होता है? नेचर होता है क्रोनिक, है ना, कंडीशन। सीएनएस की क्रोनिक कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? सीएनएस की क्रोनिक कंडीशन है। नेचर पूछ लिया जाए तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। एक क्वेश्चन तो इसका यही बनता है कि इसके अंदर आता है 5A। कितने ए? 5A। अब 5A में कौन कौन से आते हैं तो ध्यान रखना। इसमें आता है सिम्टम्स की बात करेंगे, साइन एंड सिम्टम्स की। तो साइन एंड सिम्टम्स में आते हैं 5A। पहला ए क्या होगा? जल्दी सोचकर बताओ। हाँ जी, पहला एनोमिया। एनोमिया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू रिमेंबर थिंग्स। क्या होता है? इनएबिलिटी टू रिमेंबर, है ना, याद रखने की एबिलिटी नहीं होती। इनएबिलिटी मतलब याद रखने की एबिलिटी नहीं होती। इनएबिलिटी टू रिमेंबर एनी काइंड ऑफ थिंग्स मतलब किसी भी प्रकार के थिंग्स को याद रखने की एबिलिटी नहीं होती। अब अगर किसी चीज को याद नहीं रखेगा तो क्या होगा? भूल जाएगा। अगर भूलेगा तो हम क्या बोलेंगे? एमनेजिया। क्या बोलेंगे? एमनेजिया। दूसरा ए बनता है इसी से। दूसरे ए का मतलब होता है, हाँ, दूसरे ए का मतलब होता है एमनेजिया। एमनेजिया का मतलब क्या होता है? मेमोरी लॉस। एमनेजिया का मतलब क्या होता है? मेमोरी लॉस। की बंदे में क्या हो गई? मेमोरी लॉस हो गई, क्योंकि याद रखने की उसमें क्षमता नहीं है। तो उसके अंदर देखने को मिल रहा है मेमोरी का लॉस। क्या देखने को मिल रहा है? हाँ, मेमोरी का लॉस, ठीक है ना। अब सोचिए, जिस बंदे के अंदर एनोमिया हो रहा है ना, कि बंदा याद नहीं रख पा रहा है, और बंदा याद नहीं रख पा रहा तो मेमोरी उसकी लॉस हो गई, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन के अंदर उसके थॉट कैसे एक्सप्रेस होंगे क्या? नहीं ना। तो कहीं ना कहीं थॉट में भी तो अबनॉर्मलिटी होगी, और थॉट में अबनॉर्मलिटी होगी तो कौन सी होगी? एफेजिया। क्या बोलेंगे? एफेजिया। ध्यान देना।
एफेजिया, एफेजिया का मतलब क्या होता है? एफेजिया का मतलब इनएबिलिटी टू, इनएबिलिटी टू स्पीक, है ना, बोलने की इनएबिलिटी होती है, जो आगे पढ़ेंगे अपन 2 से 3 प्रकार की होती है ना, एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव, ग्लोबल, 3 प्रकार की होती है, आगे पढ़ेंगे। तीसरा ए आता है जिसको बोलते हैं एफेजिया, जिसके अंदर बंदा क्या नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता, ठीक है ना। और चौथी कंडीशन, जब इतना सारा लॉस हो रहा है तो बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार नहीं, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि बंदा अपने घर के मेंबर के नाम ही भूल जाता है। क्या भूल जाता है? हाँ, नाम भूल जाता है, ऑब्जेक्ट को भूल जाता है। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एग्नोसिया। क्या बोलते हैं? नेक्स्ट कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं एग्नोसिया। एग्नोसिया में क्या होता है? अनेबल टू रिमेंबर, अनेबल टू रिमेंबर फैमिली मेंबर नेम, फैमिली मेंबर नेम, या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे ये पेन, हमेशा पेन का यूज करते हैं पर अब नहीं पता पेन क्या होता, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एग्नोसिया। क्या बोलते हैं? एग्नोसिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट वर्ड आता है एप्रेक्सिया, लास्ट आता है एप्रेक्सिया। क्या आता है? बहुत बढ़िया, लास्ट वर्ड लिखो एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया, एप्रेक्सिया क्या होता है तो ध्यान देना, इसके अंदर होता है मिसयूज, मिसयूज एनी ऑब्जेक्ट और स्टिमुलाई। ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मिसयूज स्टार्ट हो जाता है इसके अंदर, किसके अंदर? एप्रेक्सिया के अंदर, मिसयूज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अच्छा, मिसयूज कब और क्यों करेगा बंदा, सोचो जरा। आपके हाथ में मोबाइल है पर आपको चलाना नहीं आता, पर आपके हाथ में मोबाइल दे दिया, ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? वो मूवी नहीं देखी, कौन सी, टार्जन? होता तो वो भी इंसान है पर वो जंगल में बड़ा होता है तो उसको उतनी चीजें नहीं पता होती है क्या नहीं? तो उसको अगर हम कोई भी चीजें देते, अरे अर्बन एरिया में पैदा होता है, जंगल में नहीं, ठीक है ना, जंगल में छोड़ दिया जाता है, वहां पालन पोषण होता है। ऐसी कोई मूवी बनी है ना टार्जन के नाम से, हाँ वही देखना, टार्जन द वंडर कार मत देखना, है ना। हाँ, तो टार्जन, अब उसके हाथ में अगर मोबाइल दे देंगे तो क्या होगा? कुछ अलग से रिएक्शन करेगा, करेगा कि नहीं? बस उस वो इंडिकेटर है, ध्यान देना। यहाँ पर जब बच्चों को नहीं पता होता ना कि इसका यूज क्या होता है, आप देखना बच्चे, चाहे उनको पता हो या नहीं हो, उनको कोई भी नई चीज दिखेगी ना तो वो उसको उठाएंगे, घुमाएंगे, देखेंगे, बजाएंगे, अगर नहीं बजी तो नीचे गिराएंगे, बजेगी, कहीं से तो आवाज आएगी। जैसे नीचे गिरती है मम्मी की आवाज आती है, अरे बेटा कहाँ गिरा दिया, है क्या नहीं? तो इसको बोलते हैं मिसयूज। अब सोचिए कि जिस बंदे को एल्जाइमर्स डिजीज हुई, वो बंदा बहुत सारी चीजें भूल गया है। अब जब वो बहुत सारी चीजें भूल गया है ना, तो उन चीजों को जब भी वो फेस करेगा तो उनका क्या करेगा? मिसयूज करेगा। व्हेन फेस एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, है ना, जब कोई भी ऑब्जेक्ट को फेस करेगा और वो ऑब्जेक्ट फेमिलियर हो, मतलब उसने पहले बहुत बार यूज किया हो पर अब उसको यूज नहीं पता है, ऐसी कंडीशन के अंदर हम उसको बोलते हैं, समझ में आया? इसको हम क्या बोलेंगे कंबाइनली? इसको हम बोलेंगे एपरेक्सिया। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एग्नोसिया, इसको हम बोलेंगे एफेजिया, ठीक है ना, याद रहेगा। एक बार वापस बताओ इसको क्या नाम था? हाँ, एप्रेक्सिया का मतलब क्या होता है? मिसयूज एनी ऑब्जेक्ट। एप्रेक्सिया का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया। और एफेजिया का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इधर आया था हमारा कॉन्सेप्ट एनोस्मिया का, एनोमिया का मतलब क्या होता है? क्या होगा?
बहुत बढ़िया। एमनेजिया का मतलब क्या होता है? चलो, बहुत बढ़िया, याद रहेगा ना। ये 5 सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और किसमें देखने को मिलते हैं? एल्जाइमर्स कंडीशन के अंदर। अच्छा, पॉइंट आता है कि बताइए, ये एल्जाइमर्स की कंडीशन होती है, क्या ये रिवर्सिबल होती है या इरिवर्सिबल होती है? कैसी होती है? अच्छा, इरिवर्सिबल होती है तो क्यों होती है? बहुत बढ़िया, अच्छा पॉइंट था। ये कैसी कंडीशन है? ये कंडीशन है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब लगातार चलने वाली है, स्लोली स्लोली चलेगी, है ना। प्रोग्रेसिव है, स्लोली स्लोली चलेगी। इसके अलावा पॉइंट पूछा जाता है, ध्यान देना, इरिवर्सिबल है। कैसी है? इरिवर्सिबल पॉइंट बनता है। इरिवर्सिबल क्यों बोलते हैं? इरिवर्सिबल मतलब पेशेंट वापस नॉर्मल कंडीशन में नहीं आता, चाहे कितनी भी दवा खाए पर नॉर्मल कंडीशन में नहीं आता। इसका कारण क्या है? इरिवर्सिबल है क्योंकि ये अबनॉर्मलिटी किसकी है? सीएनएस की। अबनॉर्मलिटी किसकी है? ये अबनॉर्मलिटी है, अरे रुक जाओ भाई, सीएनएस की। और सीएनएस की अबनॉर्मलिटी है तो नर्व की है या न्यूरोग्लिया की है? नर्व की है। किसकी है? नर्व। और नर्व की है तो सेंट्रोसोम किसमें प्रेजेंट होता है? न्यूरोग्लिया में। सेंट्रोसोम किसमें प्रेजेंट होता है? तो सेल डिवीजन किसका होता है? न्यूरोग्लिया का। इसमें तो एब्सेंट होता है, और इसमें एब्सेंट होगा तो सेल डिवीजन होगा क्या? नहीं होगा। और जब सेल डिवीजन नहीं होगा और एक बार डैमेज हो गई तो क्या वापस बनेगी? क्या नहीं बनेगी। बस इतना सा की था। नर्व की है और नर्व में एब्सेंट होता है। एब्सेंट क्या होता है? पॉइंट पूछ लिया जाएगा तो याद रखना, सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। क्या? सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है तो सेल डिवीजन एब्सेंट होता है। सेल डिवीजन क्या होता है? एब्सेंट होता है। और सेल डिवीजन एब्सेंट होगा, और ऐसी कंडीशन में अगर नर्व डैमेज होगी, नर्व डैमेज होगी, ऐसी कंडीशन में अगर नर्व डैमेज होगी तो नो रीजनरेशन, नो रीजनरेशन, वापस नर्व बनेगी ही नहीं। वापस नर्व बनेगी क्या? नहीं बनेगी। और वापस अगर नर्व नहीं बनती है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिवली डीजनरेटिव डिजीज। क्या बोलते हैं? ठीक है ना। अब ये प्रॉब्लम थी किससे रिलेटेड? नर्व से रिलेटेड। तो ये प्रॉब्लम कौन सी है? ये कंडीशन है न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को कौन देखता है? न्यूरोलॉजिस्ट। कौन देखता है? न्यूरोलॉजिस्ट असेस करेगा। ये जनरल कॉन्सेप्ट है, इतना तो सबको पता है, ठीक है ना। पर पॉइंट बनता है, ध्यान देना। समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। अब देखो, पॉइंट बड़ा खास था। पॉइंट में सीधा साफ लिखा है कि भाई सीएनएस डैमेज होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा है ना। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा है तो इसका इफेक्ट कहां देखने को मिले? सीएनएस डैमेज हो रहा है तो इफेक्ट कहां पर देखने को मिलेगा? पॉइंट पूछा जा सकता है। ब्रेन में तो इफेक्ट हो ही रहा है। इस सीएनएस डैमेज होने का जो मेन इफेक्ट है वो कहां पर देखने को मिलता है? आपको कैसे पता चलेगा? आपको भी तो पता चलना चाहिए कि हाँ, पेशेंट के अंदर एल्जाइमर्स डिजीज हो गई है। तो या तो बिहेवियर चेक करोगे या फिर इमोशन देखोगे पेशेंट का, ठीक है ना। तो यहाँ पर अल्टर्ड हो जाते हैं जी। क्या हो जाते हैं? अल्टर्ड। अल्टर्ड का मतलब होता है चेंज। अल्टर्ड क्या होता है? या तो बिहेवियर होता है
या फिर इमोशन होता है, या तो बिहेवियर होता है, बिहेवियर प्रॉब्लम, और बिहेवियर में मेमोरी आ जाएगी, बोलने की आदत, ठीक है ना। या फिर होता है इमोशन, जिसको हम बोलते हैं अफेक्ट, प्रभाव, इमोशन, इमोशनल एबिलिटी, डिस्टरबेंस ऑफ अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब ही मूड, इमोशन, अफेक्ट का मतलब हाँ मूड से लेंगे, क्लियर है ना। अफेक्ट में मूड आते हैं ना, इमोशन में भी अपन यूज करते हैं अफेक्ट, मूड है ना, बेसिकली लिख लो अफेक्ट, अफेक्ट में मूड, अब नॉर्मल, ठीक है ना, क्लियर है। और ए में 4 ए आते हैं, कौन कौन से आते हैं, और अफेक्ट आता है ना, तो अफेक्ट का रिलेशन होता है इमोशन के साथ, तो यहां पर मूड और इमोशन दोनों कर दो, मूड एंड इमोशन, तो सही तो है, ठीक है ना, कनेक्शन तो बन रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो अफेक्ट होता है, सीएनएस जब डैमेज होता है तो बॉडी का जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज जरूर होता है, अल्टर्ड जरूर होता है, क्लियर है ना, समझ में आया। अब यहां पर पॉइंट आएगा साइन सिम्टम से रिलेटेड ही, हमने अभी देखा था 5 ए, इसके अलावा भी आपको 4 ए देखने को मिलेगा, और क्या क्या हो सकता है, तो ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट पहला आपने उसमें देख रहा था अमनेजिया, मतलब क्या था, लॉस ऑफ मेमोरी, पर मेमोरी कौन सी लॉस होती है, पॉइंट बनता है, मेमोरी होती है दो प्रकार की, एक होता है एंटेरोग्रेड और दूसरा होता है रिट्रोग्रेड, ये दो प्रकार की मेमोरी होती है, एंटेरोग्रेड और रिट्रोग्रेड, ठीक है ना। हम यहां पर मेमोरी बनाए कि ये हमारे एक्सपीरियंस है जी, ऐसे ऐसे खूबसूरत एक्सपीरियंस होते हैं हमारे पढ़ने के, कभी कभी तो बहुत बुरे भी एक्सपीरियंस होते हैं इस तरीके के नीचे से, ठीक है ना। और अगर बात करेंगे तो ये हमारा नॉर्मल रूटीन है डेली का, ऐसा नहीं है कि हमारा रूटीन डेली का अच्छा ही होता है, बहुत बार बेकार भी होता है कि नहीं, बहुत बार बेकार भी रूटीन होता है। तो यहां पर देखना, इसको हमने अगर नाम दे दिया प्रेजेंट और इसको हमने नाम दे दिया पास्ट, पास्ट, पास्ट मतलब पुराने, है ना, तो ये इवेंट है, क्या है ये इवेंट है। अब हमने दो पॉइंट लिए एंटेरोग्रेड और रिट्रोग्रेड, क्लियर है ना। अब इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें अगर यहां से एक्सपीरियंस क्लियर हो रहे हैं, ध्यान देना, यहां से एक्सपीरियंस क्या हो रहे हैं, इस तरीके से मिट रहे हैं कि आज सुबह क्या खाया नहीं पता, कल सुबह क्या खाया नहीं पता, पर उसको ये पता है कि जवानी में क्या क्या कांड किए, है ना, और कहां कहां घूमने गए, क्या लाइफ के जबरदस्त एक्सपीरियंस रहे, ये उसको पता है, पर उसको ये नहीं पता सुबह क्या खाया, सुबह किससे मिले, सुबह कौन आया, ये नहीं पता। तो उसके अंदर जो मेमोरी का लॉस होता है उसको बोलते हैं एंटेरोग्रेड, क्या बोलते हैं, एंटेरो, एंटेरो का मतलब होता है आगे, आगे से मेमोरी का लॉस, और आगे का मतलब होता है प्रेजेंट से, किससे, प्रेजेंट, समझ रहे हैं ना। सो अगर अर्ली मेमोरी का लॉस हो रहा है तो क्या बोलेंगे, लिख लो इसको, एंटेरोग्रेड मतलब अर्ली मेमोरी लॉस, अर्ली मेमोरी लॉस, या दूसरे शब्दों में रिसेंट मेमोरी लॉस, रिसेंट मेमोरी लॉस, हिंदी में बोलो तो अभी अभी के मेमोरी लॉस, है ना,
है ना। और भी टर्म ले सकते हो, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, है ना, शॉर्ट टर्म, क्योंकि शॉर्ट टर्म ही लॉन्ग टर्म बनती है। तो यहां पर एक और लिख लो, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, इसको बोलते हैं एंटेरोग्रेड। क्या बोलते हैं? एंटेरोग्रेड। दूसरा होता है कि भाई आगे से तो सारे चीजें याद है, सुबह क्या खाया ये तो याद है, कौन सुबह मिलने आया ये भी याद है, पर उसको याद ये नहीं कि 10 साल पहले हादसा हुआ उसमें क्या हुआ, फिर 3 साल पहले हादसा हुआ उसमें क्या हुआ, तो पीछे से मेमोरी क्या हो गई, ये क्लियर क्लियर हो गई सारी के सारी। और धीरे धीरे अगर इसको तुरंत चेक नहीं करवाया जाए और इसका असेसमेंट ना किया जाए तो ये जितने भी एक्सपीरियंस है ना, ये सब क्या होते जाते हैं, मिटते जाते हैं। इसको हम नाम देते हैं रिट्रोग्रेड। क्या बोलते हैं? रिट्रोग्रेड। अगर आपने आगे से नहीं रोका ना तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर पूरी की पूरी मेमोरी के लिए, और अगर पीछे से भी नहीं रोका आपने कि पुरानी याददाश्त नहीं जाती इसकी, तब भी आगे की भी मेमोरी लॉस हो जाती है, पीछे से होती हुई आएगी यहां पर इस तरीके से, और क्या होगा, ये पूरी मेमोरी का लॉस हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो इससे बचाने के लिए क्या जरूरी है? अच्छा, यहां पर एक पॉइंट और आता है, ये एंटेरोग्रेड मेमोरी लॉस आपको मोस्टली देखने को मिलती है। एग्जाम्पल अगर इसका पूछ लिया जाए तो क्या होगा? एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो इसका आएगा डेलीरियम। क्या आएगा? डेलेरियम। और रिट्रोग्रेड का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आता है कौन सा? डेमेंशिया। और डेमेंशिया का उदाहरण है एल्जाइमर्स। डेमेंशिया का उदाहरण है एल्जाइमर्स। तो समझ में आया ना पॉइंट? ये होती है मेमोरी। क्या होता है? मेमोरी। इसका मेमोरी मेमोरी टाइप्स। मेमोरी के टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं? 2। ये हमारी है रिट्रोग्रेड। ये बेसिकली अर्ली मेमोरी बोला, इसमें लेट मेमोरी बोल दो, लेट मेमोरी। या फिर सिमेंटिक मेमोरी बोल दो। कौन सी? सिमेंटिक, जो पुरानी यादें होती है, सिमेंटिक मेमोरी। रिसेंट बोला, यहां पर सिमेंटिक। यहां पर हमने शॉर्ट टर्म बोला, यहां पर लॉन्ग टर्म। सबका क्या हो गया? लॉस हो गया। सबका क्या हो गया? लॉस हो गया। समझ रहे ना? पॉइंट बड़ा खास इंपॉर्टेंट, एग्जाम में फंसेगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? हाँ। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला आता है लॉस ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी का जो लॉस होता है वो 2 प्रकार का हो सकता है, एंटेरोग्रेड और रेट्रोग्रेड। एंटेरोग्रेड में रिसेंट मेमोरी लॉस होती है और रिट्रोग्रेड में कौन सी? लॉन्ग टर्म मेमोरी का लॉस होता है। समझ गए ना? दूसरा वर्ड आता है एग्नोसिया। नेक्स्ट हमने 5 पॉइंट लिए थे, उसमें से दूसरा आता है अग्नोसिया। एग्नोसिया, ये एग्नोसिया क्या होता है? क्या होता है बालिकाओं, जल्दी बताओ। एग्नोसिया। हाँ जी। हाँ, रिकॉग्नाइज इनएमिनेट ऑब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट। एग्नोसिया। दूसरा पॉइंट आता है एग्नोसिया। एग्नोसिया में क्या होता है? बंदा जिन चीजों से फेमिलियर होता है, फेमिलियर ऑब्जेक्ट या मेंबर, इनको भी क्या करता है? भूलने लगता है, फॉरगेटिंग होने लगती है। अच्छा, फॉरगेटिंग क्यों होने लगती है? तो फॉरगेटिंग होने का कारण है इसके अंदर जो ब्रेन होता है वो डीजनरेटिव हो जाता है।
डीजनरेटिव ब्रेन, ये होता है डीजनरेटिव ब्रेन। इसमें एक मैंने और डायग्राम आपको दिखाया था जिसके अंदर ब्रेन था, है ना। हाँ बिल्कुल, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कीड़े पड़ गए और आधा खा गया हो, है ना। उसको एल्जाइमर्स ब्रेन भी बोलते हैं, एल्जाइमर्स ब्रेन। तो देखते हैं एल्जाइमर्स ब्रेन के नाम से आता है क्या। एल्जाइमर ब्रेन, तो ये ऐसा ब्रेन होता है जिसको हम बोलते हैं एल्जाइमर। सिकुड़ने लगता, डीजनरेटिव ब्रेन भी बोल सकते हो इसको, और इसको एल्जाइमर्स ब्रेन भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ये यहां पर ऐसा नॉर्मली ऐसा नहीं होता, ये नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। इसमें ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको बोलते हैं डीजनरेटिव। क्या बोलते हैं। और जब ये सेल्स डैमेज होती है, ध्यान देना, पॉइंट्स समझना, जब ये सेल डैमेज होती है, सेल डैमेज होती है, तो डैमेज होने की वजह से फंक्शन भी क्या हो जाता है, कम नहीं हो जाता, लॉस हो जाता। अरे अगर फिंगर नहीं है तो क्या ऑब्जेक्ट को पकड़ा जा सकता है, नहीं ना। बस यही यहां पर देखने को मिलता है। जब यहां से ब्रेन से ये पार्ट है हेल्दी का, ये इतना पार्ट है ना, ये हेल्दी है, पर ये क्या है, ये इल है, ये अफेक्टेड पार्ट है। तो अगर किसी भी बॉडी पार्ट का कोई भी हिस्सा लॉस होता है तो उससे जुड़े हुए जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देख रहे हैं आप, डीजनरेशन हो चुका है, तो इनसे रिलेटेड जितने भी फंक्शन थे वो सारे क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। इतना समझ में आया। तो यहां पर जब हमारी जो मेमोरी होती है ना पहचानने की, वो जनरली कहां पर रहती है, सेरिब्रम में, है ना। विजुअल एरिया तक जाती है, रिकॉग्निशन करती है, फिर फीडबैक दे देती है ना। तो जब ये लॉस होता है ना तो जनरली बंदे की विजुअल मेमोरी, मतलब जो बंदा देखता है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, ऐसी कंडीशन आती है। उसको हमने नाम दे दिया एग्नोसिया। क्या नाम दिया, एग्नोसिया। नेक्स्ट आता है अगला सिम्टम्स, एफेजिया। एफेजिया, एफेजिया जिसको हमने नाम दिया था, इसमें क्या हो रहा था, हाँ, इनएबिलिटी टू स्पीक। अब इस चीज को समझने के लिए जरा आपको वापस इमेज देखना है कि भाई देखो ये डीजनरेशन कहां कहां हुआ है। क्या टेम्पोरल रीजन में हुआ है, क्या फ्रंटल रीजन में हुआ है। अगर टेम्पोरल और फ्रंटल में हुआ है तो वहां से रिलेटेड एरिया अफेक्टेड होंगे। तो बिल्कुल जब भी पेशेंट एल्जाइमर्स का हो उस समय उसका फ्रंटल और उसका पेराइटल अफेक्टेड होता है, और जब भी उसका ये दोनों सेंटर अफेक्टेड होते हैं तो कंडीशन देखने को मिलती है, वो है एफेजिया। कौन सी है, एफेजिया। अब ये जो एफेजिया होता है ये दो प्रकार का होता है, नहीं तीन प्रकार का होता है। एक होता है एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेस करने वाला, एक्सप्रेसिव, और दूसरा होता है रिसेप्टिव, जो रिसीव करने वाला होता है। रिसेप्टिव बोल दो या रिसेप्टिव बोलते हैं इसको, एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव, याद रहेगा ना, रिसेप्टिव। और तीसरा होता है जिसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं, एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल। आगे वर्ड यूज कर दो, एफेजिया। क्या यूज करेंगे, एफेजिया। तीन प्रकार की कंडीशन हमने ले ली यहां पर, और तीनों की तीनों क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लियर हुआ ना, याद रहेगा। अब सुनना, यहां पर पॉइंट बड़ा खास और पॉइंट बड़ा घातक, इंपॉर्टेंट। पहला है एक्सप्रेसिव,
दूसरा है रिसेप्टिव और तीसरा है ग्लोबल। इस पहले वाले में जिसको हमने एक्सप्रेसिव बोला है, अब एक्सप्रेशन कहां से आते हैं? फेस से आते हैं, पर ब्रेन का कोई तो पार्ट होगा जो एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। वो कौन सा पार्ट है? फ्रंटल। भाई जब भी आप एग्जाम लिखते हैं, लिखते लिखते 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे का पेपर जब तक खत्म होता है तब तक हमारा कौन सा पार्ट है जो थक जाता है? फ्रंटल। जब ब्रेन थकता है तो बॉडी भी थक जाती है, पता है कि नहीं? पता है ना? लास्ट के एग्जाम दिया होगा आपने, 12th का, इंटर का, या जो भी एग्जाम देते हो, जब वो लास्ट एग्जाम होता है तो उस दिन क्या समझते हो, क्या सोचते हो? आज फ्री हो गए, आज मजा आ गया, खुलकर कमरा बंद किया, साउंड चलाया तेज आवाज में और क्या करना स्टार्ट कर दिया, क्या हो गए फ्री, है ना? पर रियल स्टडी तो 12th के बाद ही स्टार्ट होती है, समझ रहे हो ना? हाँ। सो एक्सप्रेसिव ये बिलोंग करता है मोस्टली फ्रंटल से, और फ्रंटल के अंदर 4 एरिया होते हैं। फ्रंटल के अंदर 4 एरिया होते हैं, उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर जो एरिया आएगा उसको बोलेंगे ब्रोकाज एरिया। कौन सा? ब्रोकाज एरिया। ये अफेक्ट हो जाता है, और ये अगर अफेक्ट होता है तो क्या देखने को मिलता है? बंदा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता है ना? दिमाग में थॉट तो आ रहे हैं, थॉट तो बन रहे हैं, पर बोल नहीं पाता। समझना, थॉट तो बन रहे हैं, शब्दों का निर्माण हो रहा है, पर बंदा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। कंडीशन को बोलते हैं ब्रोकाज एरिया अल्टर्ड। क्या होता है? बहुत बढ़िया, थॉट बनते हैं, लिख लेना, थॉट बनते हैं पर बोल नहीं पाता, बोल नहीं पाता। ठीक है ना? क्या बोला? क्या हुआ? किसी को ऊपर कर दें अगले में, है ना? रिसेप्टिव में क्या होता है? रिसेप्टिव के अंदर हम जो भी चीजें सुनते हैं वो चीजें कहां जाती है? टेम्पोरल में। टेम्पोरल में हमारे 3 मेजर सेंटर है, वर्निक्स एरिया, ओल्फैक्टरी एरिया और ऑडिटरी एरिया। जो भी सुन रहे हो आप लोग वो कहां जाते हैं? यहीं जाते हैं। और ओल्फैक्टरी, जो भी स्मेल ले रहे हो वो भी कहां जाता है? यहीं जाता है। और एक होता है वर्निक्स एरिया, जो भी आपने सुना उस सुनने वाला एरिया कहां पर था? टेम्पोरल में। और वहीं पर ही वर्निक्स एरिया था जिसने उसका ब्रेन से डाटा निकाले, रेसिपी बनाई और कंटेंट बना दिया। कहां? इसका जवाब ये है, वो एरिया है वर्निक्स एरिया। कौन सा है? वर्निक्स एरिया। ठीक है ना? वर्निक्स एरिया कौन सा होता है? तो याद रखना, जैसे हमने कोई जवाब सुना, सुनते ही आपके दिमाग में जो थॉट बन रहा है वो कौन बना रहा है? वर्निक्स एरिया बना रहा है। ठीक है ना? तो यहां पर याद रखना, ये टेम्पोरल रीजन से पहला कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट बनेगा वो क्या है? वो है कि ये किससे रिलेटेड है? ये टेम्पोरल रीजन से रिलेटेड है, टेम्पोरल रीजन से। और यहां पर कौन सा एरिया डिस्टर्ब होता है? तो याद रखना वर्निक्स एरिया यहां पर डिस्टर्ब होता है, वर्निक्स एरिया। और वर्निक्स एरिया डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा कि बंदे को सुनाई तो सब दे रहा है, पर उसका दिमाग उनसे रिलेटेड शब्दों का निर्माण ही नहीं कर पा रहा है। समझ रहे हो ना? बोलते ना थॉट ब्लॉकिंग। अरे थॉट ब्लॉक हो गए, पता नहीं, आ ही नहीं रहे, समझ में नहीं आ रहा। जैसे बहुत सारी शर्मीली लड़कियां होती है, जब लड़के उनको देखने आते हैं, है ना, तो जैसे लड़के के सामने जाती है सब भूल जाती है। पूछना था, बहुत कुछ बात करनी थी, कुछ नहीं कर पाई, है क्या नहीं? और बहुत सारे लड़के भी शर्मीले होते हैं, जैसे ही लड़की सामने आता है खुद भूल जाता है, होता है कि नहीं? अरे जरूरी थोड़ी हर बंदा फ्रेंक हो, है ना? ऐसा तो जरूरी नहीं कि हर बंदे का जो इंटेंशन हो वो बिल्कुल फ्रेंडली हो, बिल्कुल फ्रेंक हो, है ना? बहुत सारे शर्मीले होते ही हैं, है ना? तो ऐसा देखने को मिलता है। और आप लोगों ने देखा होगा वो एक मूवी आई थी, कौन सी थी? तेरे नाम।
एक समय था जब बहुत चलन में थी, सलमान खान ऐसे बाल लेके आया था लड़कियों की तरह। हाँ, हाँ, तेरे नाम, जिसमें लास्ट में बिल्कुल जीरो हो जाता है, याद है ना? हाँ, तो उसमें एक हीरोइन होती है जो स्टेज पर चढ़ जाती है, चढ़ तो जाती है पर उसको चढ़ने के बाद में, स्टेज पर जाने के बाद में सारी चीजें भूल जाती है, तो बोलना क्या है, गाना क्या है, देखकर लोगों को दिमाग में थॉट ही नहीं आते। इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या? रिसेप्टिव। पर कभी कंडीशनल हो तब बोलेंगे अपन रिसेप्टिव, एफेजिया, ठीक है ना? सो यहां पर ध्यान देना, वर्निक्स एरिया यहां डिस्टर्ब होता है, जिससे क्या होता है? थॉट ही नहीं बनते, थॉट ही नहीं बनते, थॉट ही नहीं बनते। जैसे एक स्टूडेंट ने गलती कर दी, हम ले गए कॉलेज में एचओडी, है ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हम बुलाते हैं, ए जरा क्या हो गया? तो सर 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 मतलब बोल नहीं पाता है, क्या हो गया? उसके दिमाग में थॉट बन ही नहीं रहा अभी। क्यों नहीं बन रहा? एंजाइटी किस चीज से? फोबिया से। फोबिया इंड्यूस करता है ना? आप लोग देखा जीएनएम में सब ने वो वाइवा जरूर दिया होगा, तुम्हारा नंबर आने वाला है, हार्ट बीट फास्ट, रैपिड। एग्जामिनर के सामने जैसे ही जाकर बैठे, एग्जामिनर ने कहा हेल्थ की डेफिनेशन बताओ, खत्म, ब्रेन में आ ही नहीं रहा कुछ, बताएगा। ऐसा नहीं तुम लोगों के साथ हुआ? हम लोग भी जब बीएससी नर्सिंग कर रहे थे ना, तो जब भी कोई एग्जामिनर आती थी ऐसे बोलते थे ना, क्योंकि एग्जामिनर, अब कॉलेज वालों क्या होता है, पैसे निकलाने होते हैं पहले, कहाँ एग्जामिनर आएगी, इतना इतना देना पड़ सकता है, चांसेस बन सकते हैं। तो बहुत खड़ूस टाइप की टीचर आ रही है, ऐसे पहले टीचर डरा देते थे। तो अब जिस दिन आती थी उस दिन हार्ट बीट, वैसे हार्ट बीट 100 तक जाती थी, पर जिस दिन आती थी उस दिन 120 चली जाती थी, है ना? इतना तो पारों की याद में भी नहीं जाती। तो क्या होता था, हार्ट बीट बहुत फास्ट होता है ना, बहुत सारा देखने को मिलता है बवंडर। तो सुनो, ये होता है रिसेप्टिव। अब दोनों का कॉन्सेप्ट सुनना क्या है। हम जब भी किसी चीज को सुनते हैं तो सुनते हैं हमारा थॉट बनता है। आप लोग देखना बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो पूरे दिन लबर 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 करते रहते हैं, पूरे दिन बोलते रहते हैं। और कुछ ऐसे बंदे होते हैं बेचारे पूरे दिन में थोड़ा सा, जैसे अभी गर्मी के मौसम में ठंडी हवा कितनी देर के लिए चलती है, उतनी सी देर के लिए बोल लेते हैं, है ना? कुछ ऐसे बंदे होते हैं। तो जो बहुत कम बोलते हैं ना, उनके थॉट प्रोडक्शन की रेट होती है वो बहुत कम होती है। आप उनसे कोई टॉपिक पूछेंगे, कोई पॉइंट पूछेंगे, तो वो बड़ी देर से बताएंगे उसको। और जो पूरे दिन लबर लबर करने वाले होते हैं ना, वो तुरंत एक्सप्रेस कर देते हैं। कारण क्योंकि उनका जो वर्निक्स एरिया है वो बड़ा शार्प हो चुका है, होता है कि नहीं? तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप पूरे दिन में बहुत सारी बातें किया करो, है ना? बहुत सारे मना करते हैं, मैं कहता हूँ बात किया करो। अरे घर वालों से किया करो, जरूरी थोड़ी है ना? पर बातें किया करो। इससे क्या होता है, थॉट प्रोडक्शन की रेट है ना बढ़ती है। लोगों को किस तरीके से जवाब देना है, इंप्रूवमेंट आता है, समझ रहे ना? अगला पॉइंट आता है ग्लोबल एफिशिएंसी। तीसरा अगला पॉइंट सुनिएगा, ग्लोबल एफिशिएंसी। ग्लोबल का मतलब क्या हुआ, यहां पर दोनों ही प्रेजेंट है, ना तो थॉट बन रहे हैं ना ही निकल रहे हैं। बनेंगे तो निकलेंगे, और बन ही नहीं रहे तो कहां से निकलेंगे, समझ रहे हैं ना? तो यहां पर बोथ प्रेजेंट है, बोथ अल्टर्ड, दोनों ही अल्टर्ड हो जाते हैं। अब दोनों अल्टर्ड कौन से हो रहे हैं, तो भाई यहां पर ब्रोकाज एरिया भी डिस्टर्ब है, ब्रोकाज एरिया भी डिस्टर्ब है, प्लस वर्निक्स एरिया भी डिस्टर्ब है, वर्निक्स एरिया भी डिस्टर्ब है। तो जब ब्रोकाज एरिया और वर्निक्स एरिया दोनों ही डिस्टर्ब होते हैं तो कंडीशन आ जाती है म्यूटिज्म की। कौन सी आ जाती है, म्यूटिज्म की। और बंदा जब कंटिन्यूअसली म्यूटिज्म रहता है तो क्या होने लगता है, ऑटिज्म होने लगता है। ऑटिज्म, अकेला रहना स्टार्ट कर देता है, समझ रहे हो ना?
दोनों पॉइंट यहां पर साथ देखने को मिलता है, ब्रोकाज एरिया और वर्निक्स एरिया। ब्रोकाज एरिया के अंदर क्या होगा, थॉट का एक्सप्रेशन नहीं होगा, बाहर नहीं निकलेंगे, और वर्निक्स एरिया में बनेंगे नहीं। तो खाना बना ही नहीं तो खाएंगे कहां से, समझ रहे ना। अब जब खाना बना ही नहीं तो खाएंगे कैसे, कॉन्सेप्ट आ गया, साउंड निकलेगा कैसे, क्लियर है ना। तो क्या होगा, टोटली एफेजिया। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को म्यूट हो गया, इसी को बोलते हैं एफेजिया। क्या बोलते हैं, एफेजिया। समझ में आया कि नहीं, ये होता है एफेजिया, क्लियर है ना। समझ गए। अब ध्यान देना, यहां पर एक एक नाम और इनका लिख लो जो एग्जाम के अंदर आ सकता है, क्लियर है ना, आ सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है। तो कौन सा नाम आ सकता है, याद रखिएगा, इसी को हम एक नाम से और बोलते हैं, क्या नाम होगा, ग्नोस्टिक एरिया। बहुत बढ़िया, ग्नोस्टिक एरिया। रिसेप्टिव को हम बोलते हैं ग्नोस्टिक एरिया, डायग्नोस्टिक होता है ना, उसी प्रकार ग्नोस्टिक एरिया इंपॉर्टेंट। और ब्रोकाज एरिया को हम पिक्चर बोर्ड नर्सिंग मैनेजमेंट करते हैं। फ्रंटल, जब एक्सप्रेस बंदा नहीं कर पा रहा हो, जब बंदा कोई चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हो, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करोगे। अगर कोई बंदा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, बताओ, अपनी अपने जो मन की थॉट है, फीलिंग है, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, बंदे की बात नहीं कर रहे हैं, अब यहाँ पेशेंट की बात कर रहे हैं, अब बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया। अगर कोई बंदा अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं कर पा रहा है, पर उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट तो है, तो उसको लिखने के लिए दे दो, वो लिख देगा, है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर ट्रीटमेंट और मॉडलिटीज यही आ जाएगी। यहां पर आ जाएगा, क्या बोलेंगे, बोर्ड, कौन सा बोर्ड, पिक्चर बोर्ड, है ना, या रिटर्न। यहां पर मैनेजमेंट करेंगे रिटर्न का, ठीक है ना। और अगर किसी पेशेंट के अंदर थॉट ही नहीं बन रहे तो क्या करोगे, थॉट ही नहीं बन रहे तो भाई ये तो इंटरनल प्रॉब्लम है, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो अपने पास में कॉन्सेप्ट था कि भाई रिटर्न करवा ले, है ना, पिक्चर बोर्ड मार्कर दे दे, बोर्ड पर लिख दे। पर अगर किसी बंदे के अंदर, हाँ, अगर किसी बंदे के अंदर थॉट बन ही नहीं रहे तो मैनेजमेंट क्या होगा, तो ध्यान देना। अब आते हैं अपन यहाँ पर ट्रीटमेंट के अंदर। तो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज, ये यहाँ पर ग्लोबल वाला समझ में आया। इस ग्लोबल के बाद में आई है ट्रीटमेंट मॉडलिटीज। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, यहां पर चॉइस में हम यूज करेंगे ड्रग। कौन सी ड्रग यूज करें, बताओ, फुल छूट है, जल्दी बताओ, कौन सी ड्रग दे दें, कोई सी तो देनी पड़ेगी। हाँ जी, बहुत बढ़िया, पूछा जाएगा। एक ड्रग का नाम जरूर आपको याद रखना है, दो में से दो बताऊंगा, एक। हाँ जी, हाँ, बहुत बढ़िया, सीएनएस स्टिमुलेंट दे देंगे। पर चूंकि सैली इतनी है, कम हो चुकी है, तो कितनी स्टिमुलेट होगी, तो यहां पर हम देंगे डोनेपेजिन। डोनेपेजिन पहली ड्रग डोनेपेजिल, और दूसरी ड्रग देंगे हम टेक्राइन, है ना। पहली ड्रग लिखो डोनेपेजिल और दूसरी लिखो टेक्राइन। ये दो ड्रग याद रखना, डोनेपेजिल, अजय, पहली ड्रग डोनेपेजिल, जो जनरली हम एचएस के समय देते हैं, रात को सोने के टाइम पर, और दूसरी होती है टेक्राइन। टेक्राइन याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट ड्रग है, जरा इसके बारे में निकाल लें। टेक्राइन ड्रग्स, टेक्राइन ड्रग्स, ये होती है टेक्राइन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है तो देख लो जरा, वैसे इतने डिटेल से नहीं पूछा जाएगा, बस इतना याद जरूर रखना आपको कि क्या होती है टेक्राइन। सो इट इज नॉट फुल्ली नोन बट इट इज सजेस्ट दैट ड्रग इज एन एंटीकोलिनेस्ट्रेज एजेंट। कौन सा है, एंटीकोलिनेस्ट्रेज नाम का
एजेंट है, ठीक है ना। सो विच रिवर्सिबली बाइंड विथ इनएक्टिव कोलिनेस्टरेज, जो बाइंड करता है इनएक्टिव कोलिनेस्टरेज को। दिस इनिबिट द हाइड्रोलाइसिस और एसिटाइल कोलिन रिलीज, ये एसिटाइल कोलिन के रिलीज को कम करता है और हाइड्रोलाइसिस को कम करता है, ठीक है ना। फंक्शनली कोलिनर्जिक न्यूरॉन। अब देखो यहाँ पर टमाटर का आपने देखा ना कि टमाटर कैसे सिकुड़ जाता है, तो उससे पानी का लॉस हुआ तभी तो टमाटर सिकुड़ गया, है कि नहीं। तो बस यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, ब्रेन से फ्लूइड का लॉस हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं, और एसिटाइल कोलिन का जो लॉस होता है उसको हम कम कर देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन एट कोलिनेस्ट्रिक सिनेप्स, दिस विल रिजल्ट इनटू द प्रोलॉन्ग इफेक्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन का यहाँ पर प्रोलॉन्ग इफेक्ट को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। तो हम दो ड्रग देते हैं, पहली होती है डोनेपेजिल और दूसरी होती है टेक्राइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों ड्रग हम पेशेंट को रात को सोते वक्त देते हैं, ध्यान देना। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस के अंदर कॉन्सेप्ट बनेगा, दो ड्रग हम ले लेंगे। एक ड्रग, इसका टेक्राइन का काम क्या होता है, ये इंक्रीज करती है किसको, एसिटाइल कोलिन को। एसीएच को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। पूछ लिया जाए कि बताइए वो कौन सी ड्रग है जो एसिटाइल कोलिन को इंक्रीज करती है, तो वो उस ड्रग का नाम है टेक्राइन। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, टेक्राइन। और जो डोनेपेजिल है, ये डोनेपेजिल का बेसिकली काम क्या था, तो ये डीजेनरेशन को कम करती है, रिड्यूस करती है। क्या करती है, बहुत बढ़िया, इतना समझ में आया। अरे आया कि नहीं आया, बस इतना ही इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसमें कोई डाउट हो तो शेयर कर दो जल्दी से। नो डाउट, क्लियर है, बहुत बढ़िया। इसको बोलते हैं एल्जाइमर्स डिजीज। कौन सी, एल्जाइमर्स डिजीज। बेसिकली देखने को मिलती है ओल्ड एज वालों में। एजिंग डिजीज का नाम भी आप दे सकते हो इसको।